हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लेवल 4 में आप सभी लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आप पहले से जीएसटी R1 नाम की जो हमने रिपोर्ट चेक की है उसमें कंफर्टेबल हैं। जीएसटी R1 जिसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स चेक करते हैं। हमने देखा कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में किस तरीके से डेटा जाता है, कौन कौन सी एंट्री डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में जाएगी। B2B, B2CS, B2CL, CDNR, CDNUR, EXP एक्सपोर्ट के लिए, AT एडवांस टैक्स, AT-ADJ एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट और नील रेटेड। इसके अलावा जीएसटी R1 के अंदर हमारी HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी भी गवर्नमेंट को हमें सबमिट करने होती है। तो लेवल 1 के दौरान हमने सीखा कि किस तरीके से टैली हमें एक एरर फ्री रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, हमने ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट की मदद से अपनी जीएसटी R1 को फाइलिंग से पहले जो जो उसमें करेक्शंस रिक्वायर्ड थी वो हमने ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट की मदद से उनको ठीक किया। टैली उन एंट्रीज को डिटेक्ट कर लेता है जहां पे उसे पता लगता है कि या तो आपकी किसी मास्टर में प्रॉब्लम है, किसी का जीएसटी नंबर नहीं डाला, गलत डाला है, स्टेट गलत है, जीएसटी नंबर गलत है, तो मास्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लेता है। और उसके साथ साथ हमने ट्रांजैक्शंस लेवल के ऊपर भी देखा कि अगर आप आईजीएसटी वाली पार्टी को सीजीएसटी एसजीएसटी में बिलिंग कर रहे हैं तो भी वो एरर्स में पकड़ लेगा, सीजीएसटी लगाया है एसजीएसटी नहीं लगाया तो भी उसको एरर में पकड़ लेगा, आइटम 5% की है और उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी आपने 12 लगा दिया है तो भी पकड़ लेगा। जो टैली के हिसाब से, मास्टर्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन में उसका कोई फर्क है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कभी किसी आइटम पे आपने टैक्स रेट नहीं बताया तो टैली को समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या परसेंटेज के हिसाब से उस पर टैक्स लगाना है। ओके, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसको टैली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और हमें हेल्प करता है कि कैसे हम उन चीजों को करेक्ट करें ताकि वो मेरी एंट्रीज जो है वो प्रॉपर तरीके से रिटर्न में जा सके। जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मुझे करेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है, मीन्स करेक्शन रिक्वायर्ड के सामने 0 लिखा आ जाता है, इट मीन्स मेरे डेटा में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम थी वो मैंने करेक्ट कर दी है, चाहे मुझे मास्टर में जाके करना पड़ा हो और चाहे मुझे ट्रांजैक्शन में जाके करना पड़ा हो। वो करेक्ट करने के बाद 0 हो गया, फिर हम अपने रिटर्न को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हुए टैली हमें 3 ऑप्शंस देता है। क्या आप उस रिटर्न को CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली JSON फाइल बनाना चाहते हैं। जब आप एक्सेल में या JSON में एक्सपोर्ट करते हैं तो सिंगल फाइल जनरेट होता है, और जब आप CSV में एक्सपोर्ट करते हैं तो जितने भी सेक्शंस हैं, B2B के लिए एक अलग फाइल बनेगी, B2CS के लिए अलग फाइल बनेगी, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं उतनी फाइल्स जनरेट करेगा और आप वन एट ए टाइम भी अपलोड कर सकते हो CSV की मदद से। एक्सेल के अंदर वो सारी की सारी चीजें मल्टीपल शीट्स के अंदर सिंगल फाइल में आ जाती हैं और उस एक्सेल को पहले JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सेल टू JSON कन्वर्ट करने के लिए जीएसटी पोर्टल से हमें जीएसटी रिटर्न टूल, ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना पड़ता है। ये टूल जीएसटी R1 और जीएसटी R2 के लिए बनाया गया। क्लियर, हमने उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल करके हमने प्रैक्टिकली चेक भी किया। ठीक है, वो टूल हमें नई रिटर्न फाइलिंग के लिए जो एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट हुई है उसको अपलोड करने में हेल्प करता है। वो हमारी एक्सेल की फाइल को JSON फाइल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और वो टूल इस चीज में भी हेल्प करता है कि अगर हम कहीं से JSON फाइल डाउनलोड कर लेते हैं पोर्टल से तो उसको भी हम ओपन करके देख सकें। और तीसरा, जब पोर्टल के ऊपर रिटर्न फाइलिंग के दौरान कुछ एरर्स आती हैं, उन एरर्स की भी JSON फाइल डाउनलोड होती है, उन एरर्स की फाइल्स को भी हम उसके अंदर ओपन करके देख सकते हैं। वो हमें ये बताता है कि कहाँ पे क्या एरर आई। ठीक है, तो ऑफलाइन टूल वाला मेथड
जो हम आपको सिखा रहे थे उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके पास एक एक्सेल की फाइल होनी चाहिए भरी भराई। अब वो चाहे आपने मैनुअली भरी हो, टैली से भरी हो, या किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से भरी हो, उस एक्सेल की भरी हुई फाइल को आप जेएसएन में कन्वर्ट करके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अकाउंटेंट्स सिर्फ एक्सेल की फाइल एक्सपोर्ट करने तक का काम करते हैं, उससे आगे के प्रोसीजर्स को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के मत्थे डाल देते हैं कि आप ही करोगे, हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई ज्यादा टिपिकल केस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे तो आप खुद भी उन रिटर्न्स को अपलोड कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानियों की जरूरत है कि जल्दबाजी में रिटर्न को सबमिट ना कर दें, पहले प्रॉपरली अपलोड करें, अपलोड करने के बाद उसको टैली के डेटा के साथ कंपेयर कर लें, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी और सामने वाले का टैक्स इनपुट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें चेंजेस के लिए काफी लंबा प्रोसीजर है और कुछ चीजें चेंज भी नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें वो चीजें बड़ी सावधानी से रिटर्न फाइलिंग करनी है। ओके, प्रोसीजर समझ में आया हुआ है? ये मैंने रिपीट इसलिए किया है कि आपके पास एक तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, उसके अंदर आप सुन सकते हैं, उसको सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली वो सारी बातें याद आएंगी जो आपने क्लास के दौरान की थी। ठीक है, और जो हमने आपको स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन लेने आए थे उस दिन आपको एक बात कही गई थी कि लेवल 4 के अंदर आपको जीएसटी डेटा एंट्री सिखाई जाएगी। जीएसटी डाटा एंट्री के साथ जीएसटी की रिटर्न्स रेगुलर डीलर की बनानी सिखाई जाएंगी, विद टैली सिखाई जाएंगी और विदाउट टैली भी सिखाई जाएंगी। तो ये जो हमने पीछे काम किया है ऑफलाइन रिटर्न टूल्स को समझने वाला, या गवर्नमेंट के पोर्टल से एक्सेल की फाइल को डाउनलोड करने वाला, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कहती है कि उस एक्सेल की फाइल को भरने के लिए आप किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लो। गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये एक्सेल की फाइल भरनी है और ऑफलाइन टूल की मदद से इसकी जेएसएन बनानी है और अपलोड कर सकते हैं। ठीक, जिन लोगों को ये प्रोसीजर मुश्किल लगता है कि यार मैं कैसे करूंगा, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने और भी सिंपल प्रोसीजर दिया हुआ है। वो सिंपल प्रोसीजर है क्या? ऑनलाइन रिटर्न। ऑनलाइन पे जाइए, एक एक बिल उठाइए और उसमें डालते रहिए, वो सबसे आसान काम है। बट उस केस के अंदर सारी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ऑफलाइन टूल के दौरान भी आप चेक तो कर सकते हो कि मैंने सही किया है कि गलत किया है, वहां पे तो सबमिशन के बाद ही पता लगेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे भी वो डेटा फिल कर सकते हैं। उस केस में आपको ना तो ऑफलाइन टूल चाहिए, ना टैली चाहिए, ना कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए, ना एक्सेल की फाइल चाहिए। बिना किसी चीज के आप डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर अपने एक एक बिल की डिटेल फिल कर सकते हैं। B2B में तो बिल वाइज डिटेल जाती है ना, और B2CS में स्टेट वाइज, परसेंटेज वाइज। हरियाणा में 5% की टोटल सेल का टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो जाएगा, हरियाणा में 12% की सेल का टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो जाएगा। ठीक है, B2CL में इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। 2.5 लाख से ऊपर इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर कस्टमर्स के लिए जो आप सेल करते हैं वो B2CL में कैप्चर की जाती है। CDNR में क्रेडिट डेबिट नोट, जो रजिस्टर्ड लोगों को आपने माल बेचा, अगर वो माल वापस करके जाते हैं तो उसके लिए आप जो क्रेडिट नोट रेज करेंगे तो वो CDNR में दिखाई देंगे। और CDNUR में अनरजिस्टर्ड को बेचा गया माल जो वापसी आया वो CDNUR में आएगा, बट कौन से वाला? सिर्फ वो जो B2CL को किया गया था। B2CS वाली सेल्स की सेल रिटर्न अलग से नहीं दिखाई जाती, वो B2CS वाली सेल्स के अंदर से ही घटा दी जाती है। B2CL वाली जो सेल रिटर्न्स आएंगी उसको आपको अलग से हाईलाइट करना है CDNUR के अंदर। ठीक है, तो इन रूल्स के अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आप डायरेक्टली एक्सेल की शीट्स में भी काम कर सकते हैं।
बट उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, गलती कर करके सीखते हैं, और टैली के थ्रू रिटर्न बनाते हैं तो वो टैली गलती उसी समय फाइलिंग से पहले ही पकड़ लेता है। इसी वजह से टैली प्रेफर्ड चॉइस बना हुआ है हमारे सभी अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बिजनेसमैन की। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से जीएसटी की रिटर्न्स की एक्यूरेसी के लिए अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैली पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो ये R1 के बारे में हमने बात की। और अभी हम देखते हैं कि जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2 तो हमें फाइल करना ही नहीं पड़ता, गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन ही नहीं है जीएसटीआर 2 को फाइल करने की। गवर्नमेंट तो हमारे से सिर्फ जीएसटीआर 1 मांगती है और जीएसटीआर 3 भी मांगती है। बट 3B के अंदर हम अपनी इनपुट का भी जिक्र करते हैं, आउटपुट तो हमने R1 में बता दी है। ठीक है, इनपुट का जिक्र हमें करना पड़ेगा, और इनपुट का जिक्र गवर्नमेंट कहती है कि जितना आपके पोर्टल पे इनपुट आया हुआ है आप उससे ज्यादा इनपुट नहीं ले सकते। पोर्टल पे GSTR2A आती है ना हमारे पास, कोई भी R1 फाइल करेगा तो उसके कस्टमर्स की 2A में उसके बिल की एंट्री चली जाएगी। हमने अपनी R1 फाइल कर दी, हमारे जितने B2B कस्टमर्स थे उनके पोर्टल के अंदर उनके इनवॉइसेस की डिटेल चली गई। अब ऐसे ही हमारे सप्लायर्स ने जब अपनी R1 फाइल की तो हमारी 2A के अंदर भी उनकी एंट्रीज आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हमने टैली में एंट्रियां वो डाल रखी हैं जो हमारे पास बिल आए हुए थे, परचेजेज आई हुई थी, और पोर्टल पे एंट्रियां वो आ रही हैं जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है। दोनों में फर्क हो सकता है। मेरे पास तो बिल आया और बिल मैंने टैली में एंटर कर दिया, और सामने वाले ने अगर रिटर्न फाइल नहीं की तो वो मेरे 2A में नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक हमारे 2A के अंदर वो चीजें नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने तो बैन कर रखा है कि आप उससे ज्यादा इनपुट ले नहीं सकते हैं, तो फिर हमें पोर्टल पे जाके वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, GSTR2A। ठीक है, जिस जिस बिल को वहां पे शो किया गया है हम केवल उन्हीं बिलों का इनपुट ले सकते हैं। ठीक, अब आप एक चीज और सोचो कि जो GSTR1 है, GSTR1 में आपने अगर किसी का बिल दिखा दिया तो क्या इसका मतलब है कि आपने उसका टैक्स पे कर दिया? टैक्स आप कब पे करोगे? GSTR 3B के साथ 20 तारीख को। ठीक है, R1 में तो मैंने आपका बिल शो कर दिया, बट 3B मैंने फाइल ही नहीं की। R1 फाइल्ड है, 3B फाइल नहीं है, तो फिर आपको इनपुट मिल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बिल 2A में दिखाई दे रहे हैं उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप इनपुट ले सकता हूँ कि नहीं। अगर उस बिल का उसने टैक्स नहीं भरा, उसने बिल तो दिखा दिया कि हाँ मैंने माल बेच रखा है, बट उस बिल का टैक्स नहीं दिया, जब तक वो टैक्स नहीं देगा तब तक गवर्नमेंट मुझे इनपुट नहीं देगी। उसके लिए एक रिटर्न और बनाई गई, GSTR2B। 2A के अंदर तो वो सारे बिल दिखाई देते हैं जो लोगों ने अपनी R1 में दिखा रखे हैं। ठीक है, इससे ये पता लग गया कि वो पार्टी है तो ईमानदार यार, बिल तो दिखा रही है, बट टैक्स भरने के टाइम पे फिर टैक्स नहीं भर पाई, या लेट हो गई, या कोई और वजह है। समझ रहे आप? हमें इनपुट कैसे मिलेगा? सिर्फ उन बिलों का जिसके अगेंस्ट टैक्स पे कर दिया गया। ठीक है, तो वो आएगा 2B के अनुसार। तो गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर जाने के बाद एक 2B भी मिलता है, उस 2B का आपको डाउनलोड करना है और उसको आपकी परचेजेस के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, 2B में वो सारे बिल हैं जिसका आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं बिलों का इनपुट लेना अलाउड है। अब देखिए, आप अपनी GSTR 2 खोलिए टैली में, डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स,
और इसमें खोलिए GSTR 2। यहां जब आप GSTR 2 खोलते हैं तो यहां देखो, यहां भी एक ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट के फॉर्मेट में ही डेटा खुला है मेरा। यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि टोटल वाउचर्स कितने हैं, उन टोटल वाउचर्स में से इंक्लूडेड इन रिटर्न, रिटर्न में कितने इंक्लूड हो गए हैं, अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस या करेक्शंस नीडेड, वो एंट्रीज जिसमें मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो वो टैली ने वहां पे पकड़ लिया हो, करेक्शंस नीडेड में रखा है उसको। और फिर तीसरा सेक्शन है नॉट रेलेवेंट इन दिस रिटर्न। नॉट रेलेवेंट का क्या मतलब होता है, इस रिटर्न से इन एंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। एक बार उन एंट्रीज को खोल के देखिए, उन एंट्रीज के अंदर दिखा रहा है नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शंस और ट्रांजेक्शंस ऑफ अदर रिटर्न्स। नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शंस के अंदर आपको जनरल, रिसीट, पेमेंट ऐसी कुछ एंट्री शो कर रहा है। ठीक है, किसी से पैसे लेने या देने पे तो टैक्स नहीं है अनटिल अनलेस वो एडवांस टैक्स हो सर्विस के केस में। अब देखो यहाँ पे सेल्स के इनवॉइसेस हैं, सेल के इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, ये सब आपको दिखा रहा है ट्रांजेक्शंस ऑफ अदर जीएसटी रिटर्न्स। मतलब सेल की एंट्रियों का GSTR 2 से कोई लेना देना नहीं है। अब नीचे हमारे पास दिखा रहा है टू बी रिकंसाइल्ड विद द GST पोर्टल। ठीक, यहाँ पे पहले क्या चीज है, B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट डेबिट नॉट रेगुलर, इनका क्या मतलब हुआ। देखो सबसे पहले लिखा है टू बी रिकंसाइल्ड विद द GST पोर्टल। अब आपने जो अपनी R1 फाइल की उसमें आपकी B2B इनवॉइसेस और CDNR, ये दो चीजें जो हैं वो सामने वाले रेगुलर डीलर के पोर्टल में जाएंगी। B2B इनवॉइसेस की डिटेल उसके पोर्टल में जाएगी और क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड की डिटेल उसके पोर्टल में जाएगी। इन दो ही एंट्रीज के अंदर तो GST नंबर डला होता है और उसी GST नंबर के हिसाब से गवर्नमेंट उसके पोर्टल पे भेज देगी दोनों चीजें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दोनों चीजें पोर्टल से वेरीफाई करनी है। समझ गए, नीचे वाली डिटेल्स B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस, ये परचेज की रिटर्न देख रहे हैं हम। अगर किसी B2B व्यक्ति ने अनरजिस्टर्ड लोगों से माल खरीदा है तो उसकी कहीं जानकारी पोर्टल पे होगी, नहीं होगी, खुद बतानी पड़ेगी। ठीक है, B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप किसी दूसरे देश से सर्विसेज खरीद रहे हैं, आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, नेटफ्लिक्स आज की डेट में तो इंडिया में सर्विसेज दे रहा है, कोई ऐसी कंपनी जिसका पोर्टल है बट वो पोर्टल की इंडिया में कंपनी नहीं है, वो विदेश से बिलिंग करता है हमारे को, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। नेटफ्लिक्स या मूवी के जितने भी पोर्टल्स आ रहे हैं आप सबसे सब्सक्राइब करते हो, उसको पैसा देते हो, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, Z5 हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने विदेश से माल मंगाया है तो उसकी जानकारी भी आपके पोर्टल में नहीं आएगी, क्योंकि जो विदेशी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होना है, उसने कोई इंडिया का GST नंबर थोड़ा ले रखा है, वो इंडिया के GST पोर्टल में थोड़ा रजिस्टर्ड है कि उसकी डिटेल्स मेरे पास अपने आप पहुंच जाएं। CDNUR, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से मैंने माल खरीदा था और उसको क्रेडिट डेबिट नोट दिया है तो ही ये संभव होगा। हम्म, वो पोर्टल के लिए, उसके लिए अलग ऑप्शन है। समझ रहे हैं आप, नील रेटेड इनवॉइसेस,
नील रेटेड इनवॉइसेस की समरी पोर्टल में नहीं आएगी, सिर्फ टैक्सेबल इनवॉइसेस की समरी आती है आपके 2A में। एडवांस पेड, अगर आपने अपने किसी सप्लायर को एडवांस पे कर रखा है, उसकी पेमेंट की जानकारी तो नहीं होती ना, कि भाई आपने पे कर रखा है, उसकी एडवांस रिसीव्ड की जानकारी होती है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। ठीक, अब नीचे आइए, आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम। आईटीसी अगर आपने गलत क्लेम कर रखा है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, और कोई नहीं कर रखा था उसको क्लेम करना है तो रिक्लेम में आएगा। इसी के साथ ही एचएसएन समरी भी है। तो ये हमारी जीएसटीआर 2 रिटर्न है जो गवर्नमेंट ने इनिशियली डिजाइन की थी सन 2017 में। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप लोग पोर्टल पे जाएंगे, वहां से 2A डाउनलोड करेंगे और अपने परचेजेस को उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आप जीएसटीआर 2 फाइल करेंगे। जीएसटीआर 2 के अंदर आप उन डिफरेंसेस को भी इंक्लूड करेंगे जो आपके पास परचेज का बिल तो है बट आपके सप्लायर की रिटर्न में नहीं है। ये चीजें सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगी, परंतु इसको प्रैक्टिकली जब लोगों ने करने की कोशिश की तो वो बहुत टिपिकल निकला। एक एक बिल को मैच करना संभव नहीं था, तो लोगों ने विरोध किया कि हम जीएसटीआर 2 फाइल नहीं करेंगे। बट टैली ने फिर भी 2 बना के दिया हुआ है हमें। किस लिए? आज तक हमने एक बारी भी जीएसटीआर 2 रिटर्न नहीं भरी है। लोगों ने मना किया, सरकार ने छूट दे दी। उस समय हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हुआ करते थे। लोगों के विरोध के बाद जो पहली जीएसटीआर 2 रिटर्न जानी थी उसी समय ही ऑब्जेक्शन आ गए थे, तो वो 2 फाइल ही नहीं की गई। ठीक, बट 2A की इंपॉर्टेंस आज भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, गवर्नमेंट ने हमें कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है कि आपका जितना जीएसटीआर 2 के अंदर 2A के अंदर या 2B के अंदर जो डेटा आ रहा है आप उससे प्लस 10% एक्स्ट्रा ले सकते हो। आपके अगर कुछ बिल लग रहा है आपको कि जी मेरे पास ये बिल पड़े हैं परंतु मेरे सप्लायर की रिटर्न में अभी शो नहीं कर रहे, तो आप वो 10% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, बट उस 10% की जिम्मेदारी आपकी है। कल को आपके सप्लायर ने आगे भी उसकी रिटर्न्स फाइल नहीं की तो आपको पेनल्टी के साथ वापसी देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट एक विश्वास के ऊपर उसकी 10% की लिमिट तय कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप हर महीने 10-10% एक्स्ट्रा लेते रहें और वो बिल कभी आए ही ना, तो फ्रॉड का केस हो जाएगा। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा तभी क्लेम करना है जब आपके पास जेन्युइनली बिल पड़े हों और आपको अपने सप्लायर पे ट्रस्ट हो कि वो आज नहीं वो कल रिटर्न भर देगा, तो ही आपको ऐसा काम करना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये रिटर्न हमें कैसे हेल्प करेगी जीएसटीआर 2। टैली में देखो नीचे वाली जो डिटेल्स हैं, टू बी अपलोडेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, ये डिटेल्स केवल हमारे पास होंगी, ये किसी पोर्टल पे नहीं है इससे पहले। ये डिटेल्स तो तब पता लगेंगी गवर्नमेंट को जब हम बताएंगे। ऊपर वाली जो दो डिटेल्स हैं, B2B इनवॉइसेस और क्रेडिट डेबिट नोट रेगुलर, ये डिटेल्स वो डिटेल हैं जो हमारे सप्लायर्स ऑलरेडी टैली को इसको गवर्नमेंट को बता चुके हैं और हम अब उसको सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि वो जो डिटेल्स बताई गई हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें पोर्टल से हमारी जीएसटीआर 2A डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसके साथ कंपेयर करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये एक एक बिल का मिलान किया जा सकता है। अब जब आप अपने B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने सारे बिल्स पार्टी वाइज दिखाई दे रहे हैं कि एक पार्टी से टोटल कितने बिल आए हुए हैं। इसी रिपोर्ट को आप राइट साइड में वाउचर वाइज लिखा है उस पर क्लिक करके एक एक ट्रांजेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। उस ट्रांजेक्शन के अंदर सप्लायर का नाम आ रहा है, GST नंबर आ रहा है, बिल नंबर क्या है, बिल किस डेट का है, बिल की वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, स्टेटस, स्टेटस में वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका इनपुट का स्टेटस क्या है, राइट। टू रिपोर्ट जो टैली ने बना के हमें दे रखी है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ऑफलाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको हम सिर्फ समझ के रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था, जो हमने परचेज के बिल चढ़ाए वो हमने चढ़ा दिए। अब हमारे पास इसको वेरीफाई करने के लिए कोई डाटा नहीं है, क्योंकि डमी एंट्रीज हैं। इसलिए मैं आपसे बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जिन लोगों को जानते हैं जो रेगुलर डीलर हैं और अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर लो और उनका डेटा टैली में डाल के देखो, और किसी ऐसे पीरियड का डेटा ले लेना जिसकी वो रिटर्न फाइल कर चुके हो। फायदा क्या होगा, अब आप अगर उनके रिटर्न दोबारा से टैली में बनाओगे तो उनकी फाइल की हुई रिटर्न से जब आप कंपेयर करोगे, अगर वो मैच कर गई तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे, और अगर वो मैच नहीं की तो हमें पता लगेगा गलती हमारी है या उसकी। कोई जरूरी नहीं, क्या पता सामने वाले ने गलत फाइल की हो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है और इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा उस चीज को चेक करना। सामने वाले ने जो रिटर्न पोर्टल पे फाइल कर रखी है वो किस तरीके से की हमें नहीं पता, मैनुअली बनाई, ऑफलाइन टूल से बनाई, टैली से बनाई, किसी अदर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई, उसको उतना ज्ञान था भी कि नहीं था जितना हम बटोर चुके हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, वो रिटर्न गलत हो सकती है, हमारी ठीक हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि हमसे कोई गलती रह गई हो उसकी ठीक हो। वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अगर डिफरेंस आ रहा है तो दोनों में से एक तो गलत है, और वो कौन है वो फाइंड आउट करने में बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारी GSTR2 की क्लास इतनी ही है, इसको आप देखिए और समझिए। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो हम अपनी GSTR3B पे काम करेंगे। आज इस पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।